नमस्कार, myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाष्पोजन की प्रक्रिया पादपों में रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, पादपों की पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं और उन रंध्रों के द्वारा वाष्पोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि रंध्रों की पोजीशन की बात की जाए तो जो पृष्ठधारी पत्ती होती है, पृष्ठधारी पत्ती, ठीक है, पृष्ठधारी पर्ण, और एक होती है समद्वि पार्श्विक पर्ण। समद्वि पार्श्विक पर्ण। देखो, रंध्रों की सबसे पहले परिभाषा देखें अपन कि रंध्र छिद्र किसे कहते हैं। कि पादपों की वायवीय शाखीय मुलायम भाग अधिकांश पत्तियां जिन पर सूक्ष्म या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, और ये द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादपों में इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनको पृष्ठधारी पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठधारी पत्ती। पृष्ठधारी पत्ती की जो एपिडर्मिस है उसकी दो सतह होती है। ठीक है, पृष्ठधारी पत्ती की जो ऊपरी सतह है, पृष्ठधारी पत्ती की ऊपरी सतह, उसको अभ्यक्ष सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यक्ष। और जो निचली सतह होती है उसको अपाक्ष सतह कहते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों को क्या कहते हैं? पृष्ठधारी पत्ती कहते हैं। पृष्ठधारी पत्ती के एपिडर्मिस की जो ऊपरी सतह है वो अभ्यक्ष और जो निचली सतह है वो अपाक्ष। ठीक है, रंध्रों की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पृष्ठधारी पर्ण में अपाक्ष सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जबकि अभ्यक्ष सतह पर रंध्र छिद्र नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं ऊपरी सतह पर। ठीक है फ्रेंड्स, यू अंडरस्टैंड कि पृष्ठधारी पत्ती या द्विबीजपत्री पत्ती की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अब रही बात समद्वि पार्श्विक। समद्वि पार्श्विक जो पर्ण होती है ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। किन्हें पाई जाती है? ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ठीक है, एक बीजपत्री पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों पर समान संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, रंध्र छिद्र एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री पादपों की जो समद्वि पार्श्विक पर्ण है उसकी ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह दोनों पर समान संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जो जल में प्लावी पादप होते हैं, जल में प्लावी पौधे, ठीक है, प्लावी यानी वे पादप जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे वाटर लिली है। ठीक है, तो जल में उत्प्लावी जो पादप होते हैं उनकी ऊपरी सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे वाटर लिली। ठीक है, और जलमग्न जो पादप होते हैं, जलमग्न पादप, ठीक है, जलमग्न पादप, प्लावी पादपों के अंदर तो ऊपरी सतह पर रंध्र अधिक होगी। ठीक है, और जलमग्न पादपों की दोनों सतहों पर रंध्र छिद्र एब्सेंट होंगे। ठीक है, अनुपस्थित होगी। और जो मरुदबीज पादप होते हैं ना, मरुदबीज पादपों की पत्तियों के अंदर गहराई में रंध्र छिद्र दर्शे होते हैं, उनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, मरुदबीज पादपों में। यह तो बात हुई रंध्रों की पोजीशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रंध्र की संरचना की। देखिए, रंध्र के चारों तरफ दो विशेष आकार और विशेष संरचना की दो कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन दो कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहते हैं। यानी रंध्र छिद्र दो द्वार कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक है, द्वार यानी रंध्र छिद्र दो विशेष आकार व संरचना की कोशिकाओं से बनते हैं। इन विशेष आकार व संरचना की दो कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये पत्ती की पर्ण की जो एपिडर्मिस की सेल होती है, एपिडर्मिस सेल की रूपांतरित सेल होती है। ठीक है, इनके चारों तरफ, इन दो द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ एपिडर्मिस की सेल होती है। ठीक है, इनके चारों तरफ एपिडर्मिस की सेल होती हैं। इन सेल्स को
सहायक सेल या सब्सिडियरी सेल। ठीक है, इनके चारों तरफ ये तो है दोनों द्वार कोशिकाएं। ठीक है, और ये है रंध्र छिद्र, स्ट्रोमेटा पोर, स्ट्रोमेटल पोर, रंध्र छिद्र। ठीक है, एक रंध्र की संरचना की बात कर रहे हैं। रंध्र छिद्र की चारों तरफ दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनको रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल भी कहते हैं। ये कोशिकाएं एपिडर्मिस कोशिकाओं की रूपांतरित कोशिकाएं हैं, और इनके चारों तरफ जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं इनको सहायक कोशिकाएं या सब्सिडियरी सेल कहते हैं। ये है सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, सहायक कोशिकाएं, यू अंडरस्टैंड, ये सहायक कोशिकाएं हैं, और ये दोनों क्या है, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, और ये बीच में क्या है, रंध्र छिद्र है। ठीक है, अब इन द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है, ये जो आपको दिख रही है, ये आंतरिक भित्ति। द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है आंतरिक भित्ति। ये द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति है। ठीक है, द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, अप्रत्यास्थ होती है, दृढ़ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। और द्वार कोशिकाओं की जो ये बाह्य भित्ति है, ये बाह्य भित्ति, ठीक है, ये पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, पतली में प्रत्यास्थ। द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, जबकि द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति है ये मोटी होती है, दृढ़ होती है और अप्रत्यास्थ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनका आकार, इनका जो विशेष आकार है वो वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार। ठीक है स्टूडेंट्स, द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है, और इन द्वार कोशिकाओं के बीच में एक छिद्र होता है जिसको रंध्र छिद्र या स्ट्रोमेटा पोर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक पर्ण के अंदर रंध्रों की संख्या की बात करें तो पर्ण में रंध्रों की संख्या 1000 से लेकर 60,000, 1000 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पत्ती पर, पर्ण पर रंध्रों की संख्या है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, राइट। रंध्रों की संरचना में द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ सहायक कोशिका होती है। इसका मतलब रंध्र छिद्र किन किन से मिलकर, मतलब रंध्र जो है किन किन से मिलकर बनता है, कौन कौन सी संरचनाओं से मिलकर रंध्र बनता है, सहायक कोशिकाओं से, नंबर 1 सहायक कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाओं से और रंध्र छिद्र से। ठीक है, अब ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें हरित लौह पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें, हरित लौह पाया जाता है द्वार कोशिकाओं के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, हरित लवक जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। अब ये जो रंध्र छिद्र हैं, अब वाष्पोषण की प्रक्रिया, वाष्पोषण के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जल का उत्सर्जन, जल का उत्सर्जन इस रंध्र छिद्र से होता है। अब इस रंध्र छिद्र में जल आता कैसे है, ठीक है, रंध्र छिद्र में जल आता कैसे है, मतलब रंध्र छिद्र बंद कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, ये जल की प्रासनिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, अब इनकी यदि खुलने और बंद होने की प्रक्रिया देखी जाए तो रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया देखिए, दिन के समय में क्या होता है कि सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में पानी जल प्रवेश करता है दिन के समय में। ठीक है, दिन के समय में क्या होता है, जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है दिन के समय। ठीक है, जल, ठीक है, सहायक कोशिका से, सहायक कोशिकाओं से, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा।
ठीक है, द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा तो द्वार कोशिकाओं में फिर क्या होगा कि जो ये बाह्य भित्ति है ना, ये बाह्य भित्ति बाहर की तरफ खींची जाएगी, क्योंकि प्रत्यास्थ है बाहर की तरफ खींची जाएगी, बाह्य भित्ति बाहर की तरफ खींची जाएगी, तो ये जो आंतरिक भित्ति है ये भी ये अंदर की तरफ इधर खींची जाएगी। ठीक है, इस पर इधर दबाव लगेगा, इधर खींची जाएगी, और बाह्य भित्ति बाहर की तरफ खींची जाएगी, जिससे जल अंदर प्रवेश करने से ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये स्फीत अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में? स्फीत अवस्था में, यानी टारगेट स्टेज में आती है। टारगेट स्टेज में आ जाने से द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और रात्रि के समय में द्वार कोशिकाओं में देखो, दिन के समय में सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में जल आता है, जिससे द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आ जाती है? स्फीत अवस्था में। ठीक है, स्फीत अवस्था में आते ही रंध्र छिद्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है, अब रात्रि के समय में क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं से पानी सहायक कोशिकाओं में आता है। ठीक है, रात्रि के समय में द्वार कोशिकाओं से पानी सहायक कोशिका में आता है, जिससे द्वार कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, तो द्वार कोशिकाएं अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं, और सामान्य अवस्था में आने से रंध्र छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो सामान्यतः रंध्र छिद्र दिन के समय में खुलते हैं और रात्रि के समय में बंद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दिन के समय में इनकी ये पोजीशन होती है और रात्रि के समय में ये पोजीशन हो जाती है। दिन के समय में ये पोजीशन होती है इनकी। ठीक है, ये द्वार कोशिकाओं में जो पानी आता है तो दिन के समय में ऐसे द्वार कोशिकाओं की पोजीशन ये हो जाती है, और रात्रि के समय में जो पानी इनसे बाहर निकलता है तो द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आती हैं। कौन सी अवस्था में? सलत में, जिससे ये अपनी सामान्य अवस्था ऐसी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे रंध्रों की खुलने व बंद होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं इनकी, देखिए रंध्रों की परिभाषा की बात कर ली, इनके वितरण की बात कर ली, ठीक है, इनकी संरचना की बात हो गई। अब बात करते हैं इनके कार्य की। रंध्रों के मुख्य कार्य क्या होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से रंध्र जो है पादपों में दो महत्वपूर्ण काम करते हैं, दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये। ठीक है ना, रंध्रों के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। रंध्रों के दो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र छिद्रों के द्वारा ही संपन्न की जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन के तहत पानी का उत्सर्जन रंध्र छिद्र से होकर ही होता है। द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी, फूलने से पानी रंध्र छिद्र में आकर के और बाहर बाह्य वायुमंडल के अंदर उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। और नंबर 2 है इनका कार्य, देखिए गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, यह भी एक इनका कार्य है। ठीक है, पादपों में गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप CO2 का यूज करते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया में पादप CO2 को उत्सर्जित करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में पादप ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों को पादपों के शरीर से बाहर निकालना और अंदर ग्रहण करना, ये रंध्रों का काम है। ठीक है ना, तो रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, और पादपों के आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए रंध्रों के कार्य। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा कि रंध्रों की परिभाषा, रंध्रों का वितरण और रंध्रों की संरचना, ठीक है, और रंध्रों का कार्य। अब इन रंध्र छिद्रों के खुलने व बंद होने के लिए, रंध्र छिद्रों के खुलने व बंद होने के लिए कि भाई इनमें पानी कैसे आता है, कैसे ये खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, पानी इनमें से बाहर कैसे जाता है, ठीक है ना, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए, ठीक है, रंध्र की जो खुलने व बंद होने की जो क्रियाविधि है, इसको समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है ना, रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन परिकल्पनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।